तो सोचिए जरा 2049 का भारत, एक ऐसा टाइम जहां टेक्नोलॉजी आपकी सोच, आपकी फीलिंग सबको नाप रही है, कैटेगराइज कर रही है। और फेशियल रिकॉग्निशन मतलब चेहरे की पहचान, वो तो कंपलसरी है। हर नागरिक जैसे एक डिजिटल घेरे में है, जियोफेंस्ड। और फिर वो सोशल क्रेडिट स्कोर, जिससे तय होता है कि आपको जॉब मिलेगी, लोन मिलेगा, शायद ठीक से इलाज भी। बिल्कुल, ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये लोगों के बर्ताव को कंट्रोल करने का, ढालने का एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। हाँ, और इसी माहौल में आज हम बात कर रहे हैं अटेरेक्सिया की, एक टेक्स्ट के हिस्सों से। हाँ, अटेरेक्सिया मतलब एक तरह की मानसिक शांति, अंदरूनी स्थिरता, वो भी तब जब बाहर से इतना कंट्रोल हो। सही कहा, ये एक तरह का खामोश प्रतिरोध है। हमारा सोर्स है अटेरेक्सिया, मानसिक स्वतंत्रता की क्रांति। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कहानी में ये जो अटेरेक्सिया है, ये मन की शांति कैसे एक पर्सनल कवच बन जाती है उस समाज में जहां हर पल आपको परखा जा रहा है। बिल्कुल, तो इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है नेशनल मेंटल कैलिब्रेशन ग्रिड। अच्छा, ये ग्रिड क्या है? कोई एआई? हाँ, एक बहुत पावरफुल एआई। सोचिए, ये लगातार आपके डिजिटल निशान, आपकी बातें, शायद पब्लिक में आपके चेहरे के हाव भाव, सबको एनालाइज करके पैटर्न ढूंढता है। एग्जैक्टली। और इन्हीं पैटर्न्स के बेस पर ये एआई लोगों को 9 न्यूरोटाइप्स में बांट देता है। 9 तरह के दिमाग। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप हाई स्टेबिलिटी न्यूरोटाइप 3 हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, मौके ज्यादा। अच्छा, और अगर नहीं, जैसे वो अस्थिर न्यूरोटाइप 7 या अलग न्यूरोटाइप 9, तो फिर आपको चुपचाप बिना बताए मौकों से दूर कर दिया जाता है। ये एक नया क्लास सिस्टम है, पैसे या जाति पर नहीं, बल्कि आपकी दिमागी स्थिरता या जो सिस्टम सोचता है कि आपकी स्थिरता है, उस पर बेस्ड है। सही, आपकी कॉग्निटिव भविष्यवाणी पर। और यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। डॉक्टर इरा कुठारी, हाँ, ये कौन थी? वो इस ग्रिड को बनाने वाली आर्किटेक्ट्स में से एक थी, लेकिन धीरे धीरे उनका ही इस सिस्टम से मोहभंग होने लगता है। अरे, मतलब उन्हें एहसास होता है कि ये तो गलत हो गया। हाँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने अनजाने में एक जेल बना दी है जो लोगों के दिमाग को टारगेट करती है। लेकिन वो इसे ठीक क्यों नहीं कर पाई? वो तो जानती थी सिस्टम कैसे काम करता है। यही तो मुश्किल थी। वो जानती थी कि सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। उन्हें डर था कि अगर इसे हटाने की कोशिश की तो कहीं ज्यादा बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, अराजकता ना फैल जाए। ये तो बड़ी उलझन है, जानना कि जंजीर कैसे बनी पर उसे तोड़ने से डरना। बिल्कुल, और इसी घुटन भरे माहौल में अटेरेक्सिया का आइडिया पनपता है, एक जरूरत की तरह। इरा के लिए भी? हाँ, इरा के लिए भी। वो खुद मानसिक तौर पर पीछे हटना शुरू करती हैं। वो धर्मशाला जाती हैं, वहाँ एक बौद्ध भिक्षु जिगमेत उनसे मिलते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो एक सीधा सवाल पूछते हैं, समाज का भरोसा पाने की जरूरत ही क्यों है? ये सवाल इरा को अंदर तक हिला देता है। क्या बात है, मतलब जब बाहरी दुनिया आपको कंट्रोल करना चाहे तो असली आजादी तो अंदर ही खोजना पड़ेगी ना। सही, यही तो क्रांति है। इरा का सफर यही दिखाता है। वो 21 दिन दुनिया से एकदम कट जाती हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस। और उन्हें अटेरेक्सिया महसूस होता है। हाँ, उनका डर कम होता है, इसलिए नहीं कि खतरा टल गया, बल्कि इसलिए कि डर अब उन पर हावी नहीं हो पा रहा था। तो वो दिल्ली वापस आकर क्या करती हैं? भाषण देती हैं? प्रोटेस्ट? नहीं, वो कोड लिखती हैं, चुपचाप। कोड मतलब? उन्होंने नेशनल मेंटल कैलिब्रेशन ग्रिड में एक सीक्रेट कोड डाल दिया। अरे, ये तो रिस्की था। ये कोड क्या करता था? डेटा डिलीट? नहीं, डिलीट नहीं, ये बहुत चालाकी से काम करता था। ये उन लोगों के मेंटल पैटर्न को जिन्होंने जानबूझकर बाहरी चीजों पर रिएक्ट करना कम कर दिया था, हाँ, उनको अपठनीय टाइप 0 मार्क कर देता था। अनरीडेबल। एआई कंफ्यूज हो जाता था, कोई स्थिर पैटर्न ही नहीं मिलता था। तो सिस्टम ना उन्हें लेबल कर सकता था, न रिवॉर्ड न पनिशमेंट। कमाल है, मतलब सिस्टम के अंदर ही एक ब्लैक होल बना दिया जहां निगरानी काम नहीं करती। हाँ, एक तरह से जहां अटेरेक्सिया पनप सके बिना पकड़े जाने के डर के। और इसका असर हुआ? फैला ये आइडिया? बिल्कुल हुआ। 2052 तक ऐसे लोग दिखने लगे जिन्हें अटेरेक्सियन कहा जाने लगा। टीचर्स, पेरेंट्स, हैकर्स, आईएएस ऑफिसर्स तक। ये लोग कैसे थे? मतलब क्या करते थे अलग? वो शांत थे, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, कानून मानते थे, पर जो समाज के ट्रेंड्स थे उनके पीछे नहीं भागते थे। सरकार ने क्या किया?
उन्हें पता चला? सरकार हैरान थी। पहले तो इसे कहा अनडॉक्यूमेंटेड बिहेवियरल रिसेशन, अजीब सा नाम। हाँ, सुनने में ही अजीब है। फिर जब ये और फैला तो इसे एक डिसऑर्डर का नाम दे दिया, कॉग्निटिव नॉन अलाइनमेंट डिसऑर्डर, CNAD। डिसऑर्डर मतलब सरकार के हिसाब से दिमागी तौर पर समाज के साथ न चलना एक बीमारी थी। सोचिए, अंदरूनी शांति को बीमारी कहा जा रहा था। 2055 तक करीब 36 लाख लोग टाइप 0 बन गए थे। 36 लाख, काफी बड़ा नंबर है। हाँ, चेन्नई के एक इंजीनियर का किस्सा है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बस इतना कहा, मेरा मूल्य नीलामी के लिए नहीं है। गहरी बात है। मतलब मेरी कीमत तुम तय नहीं करोगे? एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ सरकारी कंट्रोल से बचना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, ये उस मनोवैज्ञानिक दबाव से आजादी थी कि आपको लगातार रिएक्ट करना है, अपनी कीमत साबित करनी है। ये उदासीनता नहीं थी। ये एक सचेत चुनाव था, अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखना। बिल्कुल। ईरान ने बाद में सर्कल ऑफ स्टिल माइंड्स बनाया। उनका सिद्धांत था, दुनिया को देखो पर उसकी विचारधाराओं में बहो मत। मानसिक संप्रभुता मतलब बाहरी दुनिया चाहे कुछ भी करे, आपके अंदर की शांति पर आपका कंट्रोल है। हाँ, जैसे आप अपने मन के किले के राजा हो और सिस्टम इनका कुछ नहीं कर पाया। 2059 में सरकार ने प्रोजेक्ट इंटीग्रल माइंड चलाया। वो क्या था? टाइप 0 लोगों को वापस लाइन पर लाने की कोशिश, पर वो नाकाम रहे। ये लोग बड़ी से बड़ी उथल-पुथल में भी शांत रहे। यहाँ तक कि क्वांटम कॉग्निशन मॉडल भी उन्हें डिकोड नहीं कर पाए। और इसे बेचने की मतलब अटेरैक्सिया का कोर्स बनाने की कोशिशें भी हुई, पर सब फेल। क्यों? क्योंकि अटेरैक्सिया कोई दिखाने की चीज नहीं है। इसे आप खरीद या बेच नहीं सकते। ये अंदर की अवस्था है। तो संक्षेप में ये टेक्स्ट अटेरैक्सिया को दिखाता है एक शांत अंदरूनी ताकत के तौर पर, ऐसी दुनिया में जो आपसे लगातार रिएक्शन मांगती है। बिल्कुल। और इस सारा का वो आखिरी संदेश बहुत पावरफुल है। अटेरैक्सिया चुप्पी नहीं है, ये संप्रभुता है। सही बात। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, आज की दुनिया में जो इतनी हाइपर कनेक्टेड है, जहां में लगातार रेट किया जा रहा है, मापा जा रहा है, वहां मानसिक संप्रभुत्व का मतलब क्या हो सकता है? क्या बिना किसी बड़े आंदोलन के सिर्फ शांत रहकर कम रिएक्ट करना, क्या ये अपने आप में एक ताकत हो सकती है?